So, welcome to your favorite channel, Metric English Medium. So, today we are going to discuss about what? I think ATP, right? So, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो फूड जो रिलीज़ होता है, जो खाना जो हम लोग खाते हैं, राइट? वेट. सो जो खाना जो फूड हमारे सेल्स में जाता है वो टूटता है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. मतलब एटीपी क्या है? फ्यूल है हमारे सेल्स का, ठीक है. सो और एटीपी से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. मतलब सेल में क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. नाउ since the anaerobic respiration pathway is depend on oxygen, since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. मतलब जहाँ पर aerobic respiration चल रहा है, मतलब फूड जो है सेल्स में, सारे सेल्स में टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन. जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलता है, ठीक है. मतलब कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन, जब एरोबिक रिस्पिरेशन होना है तब ये इंश्योर करना है कि वो उसमें सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो हमारे सेल्स में, ठीक है. सो we have seen that plant exchange gases through the stomata and the large intracellular space ensure that all cells are contact with air. मतलब हम लोग ये पीछे देख चुके हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है थ्रू थ्रू तो स्टोमाटा के लीफ में स्टोमाटा है उसके थ्रू होता है, और वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है या एक्सचेंज ऑफ गैस चाहिए होता है. यानी जो सेल्स जो द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस ensure that all cells are in contact with air. मतलब हर एक सेल जो है वो कॉन्टेक्ट विद एयर से हो, मतलब उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस हो, मतलब CO2 और CO2 का इनटेक और ऑक्सीजन का बाहर आना. यही मतलब उल्टा होता है. यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए ह्यूमन बीइंग में फॉर रिस्पिरेशन, और वहाँ पर क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है. आप लोग एल्बर्ट टोल में पढ़िएगा, क्रैब साइकिल कैंप, ये सब आप लोग पढ़िएगा, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर. मतलब लीफ में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है एयर में. दे कैन गो इनटू सेल्स, राइट. दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. मतलब कि प्लांट में कौन चीज़ का रिक्वायरमेंट है उससे डिफर करता है, उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि कौन सा एयर का किधर रुख हो. मतलब कि प्लांट को अभी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, राइट. जैसे दिन में, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, राइट, ठीक है. बट दिन में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि सनलाइट होता है, तो दिन में उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत होती है. इसीलिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है. तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट को किस गैस की ज़रूरत है. प्लांट को जिस गैस की ज़रूरत होगी उधर ही उसी डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, ठीक है. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए, एट नाइट व्हेन there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is major exchange activity going on during the day. CO2 generated during the respiration and used up for the photosynthesis. Hence there is no CO2 release. Instead oxygen release is a major event at time this time. मतलब डे में, नाइट में क्या हो रहा है कि नाइट में ये इसको फोटोसिंथेसिस करना नहीं, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, इसीलिए कम से कम नाइट में ये ऑक्सीजन को लेता है, और नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रात में हम लोग को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है प्लांट, ठीक है. ये आपको याद रखना है. मतलब प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, ये दोनों रिलीज करता है, बट हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि एट नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, एट नाइट में सनलाइट नहीं होता, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, इसीलिए CO2 को वो बाहर करता है, ठीक. और
ठीक है। और आपका डे में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। डे में इसको CO2 की ज़रूरत बहुत सख्त है, क्योंकि यहाँ पर डे में इसको फोटोसिंथेसिस करना है, क्योंकि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 दे विल सिंथेसाइज, यानी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। और यहाँ पर कार्बन O2 ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो। अच्छा, हम एक बात बोले थे आपको पहले क्लास में, आई थिंक इससे पहले वाला या उससे पहले वाला क्लास में, कि एट नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा करता है, लीफ जो है वो जमा करता है, जब हम लोग स्टोमाटा के बारे में पढ़ रहे, राइट। तो वहाँ बात क्या थी, जितना रात में जितना अमाउंट ऑफ उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो जमा करके रख लेगा, और दिन में वो खाना बनाएगा, राइट। बट हाई अमाउंट ऑफ वो कार्बन डाइऑक्साइड को जमा नहीं करेगा, जितना उसको चाहिए उतना जमा करेगा, वो बाहर निकाल देगा रात में भी, राइट। तो इस दो बात को मिक्स नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग, एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर सेटिंग रीड टू एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। एनिमल जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से अपना क्या लेता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड यूज ऑफ ऑक्सीजन इन डिजॉल्व वाटर। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, बट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि सॉइल में रहते हैं, वो ब्रीथ करके क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। बट वो एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल है, जो कि जैसे फिश हो गया, ये सब चीज़ जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, डिजॉल्व वाटर। मतलब डिजॉल्व वाटर में ये H2O में क्या होता है, वो H2 भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसको फिर एब्जॉर्ब करता है कौन, फिश। ठीक है, फिश क्या करता है, ये फिश में यही रिएक्शन होता है। फिश पानी को अपने गिल्स में लिया, इस वाटर को तोड़ता है, मतलब H2O को तोड़ता है ऑक्सीजन में और H2 में, और H2 को बाहर कर दिया और वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ठीक। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the oxygen amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. Fish take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। बस जो हम बात बोले यही वाली बात है यहाँ पर, कि जो ऑक्सीजन है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है, उसका जो ब्रीदिंग रेट लो होता है कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक लाइफ में है, जो फिश है, ये सब का जो रिस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी में कम डिजॉल्व रहता है ऑक्सीजन कंपेयर टू आपके जो टेरेस्ट्रियल में हम लोग को कभी भी जो है, हम लोग को बहुत आसानी से इस एटमॉस्फेयर से हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है। बट जो फिश है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको पानी में डिजॉल्व रहता है, तो उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और यही पर कहा गया कि फिश जो है वो माउथ को थ्रू अपने गिल्स में पानी लेके जाता है और उससे उस पानी को जिस पानी में डिजॉल्व है ऑक्सीजन, उससे वो अपने ऑक्सीजन को लेता है और वो अपने ब्लड में डिजॉल्व करता है। ठीक, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रिस्पिरेशन। मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है यूज करता है ऑक्सीजन को अपने रिस्पिरेशन के लिए। This oxygen is absorbed by the different organs in different animals, and all these organs have a structure that increases the surface area, which is in contact with oxygen-rich atmosphere. Since the action of oxygen and the carbon dioxide has to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. मतलब कि डिफरेंट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपना डिफरेंट ऑर्गन रहता है इस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, और उसको ऐसा डेलिकेट बनाया जाता है जिससे कि उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल गिल्स को भी ऐसा डेलिकेट बना गया है, और जो हमारा लंग्स है, उस लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वोलाई हैं जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। हम बताए थे कि सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया इसीलिए बढ़ाना पड़ता है, चाहे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे गिल्स में, चाहे आपके लंग्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो, राइट। और हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पाइप का एग्जांपल लिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो, इसलिए सरफेस एरिया इसलिए विलाई होता है ना। ठीक है, आई थिंक समझ गए।
इसलिए डेलिकेट सरफेस जो डेलिकेट फाइन जो है एल्वोलाई बनाया जाता है जो हमारे लंग्स में. In order to protect this tissue, it is usually placed within the body, so that there have to be a passage that will take air to this area. In condition, there is a mechanism for moving the air in and out of the area where oxygen is absorbed. मतलब उस डेलिकेट ऑर्गन को हमारे बॉडी के अंदर रखा जाता है और वो ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करता है जो जिससे कि अंदर और बाहर मतलब ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए. ठीक है. इन ह्यूमन बीइंग air is taken into the body through the nostril. The air passing through the nostril and filtered by the fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which help in this process. मतलब जो nostril होता है यानी ये जो हमारा नाक होता है ये nasal passage, इससे क्या होता है ऑक्सीजन अंदर आता है. इससे क्या होता है ऑक्सीजन अंदर आता है. ये एल्वुली में जाके ऑक्सीजन जो है वो फिर ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है. ये एल्वुली से ब्लड में जाके मिक्स होता है. ठीक है. बट यहाँ इस पैसेज में हेयर्स होते हैं. ठीक है. बहुत सारे हेयर्स होते हैं ये ट्रैकिया में ये सब में ये हेयर्स होते हैं जिससे क्या होता है. कहाँ थे हम लोग. देखिए लिंक्ड विद पैसेज फ्रॉम lined with mucus which help in the process. From here the air passes through the throat into the lungs. Rings of the cartilage are present in the throat, ensure that there is air passes not collapse. मतलब ये हम बता रहे थे. मतलब इसके पैसेज में क्या होता है हेयर होता है हेयर यानी और इसमें म्यूकस होता है जिससे कि जो एयर जाए और एयर में अगर कोई भी गंदगी हो कोई भी बैक्टीरिया हो कोई भी वो चीज़ जो बॉडी को हार्मफुल करे उससे वो फिल्टर हो जाए. यहाँ जो आप इसको गौर से देखें जो इस पाइप में जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन एयर है वो इस एयर को जो एयर यहाँ से जा रहा है उसको साफ कर देता है. ठीक है. और एक चीज़ ये जो ट्रैकिया है ये कार्टिलेज का बना होता है. मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है. आप अपने गले में हाथ दीजिए. ठीक है. और यहाँ पर आपको ट्रैक कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. रिंग है ना. रिंग है उसको आप छुइए और आपको फील क्या होगा ये फ्लेक्सिबल है. राइट. और इसलिए फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए वो टूट ना जाए. ठीक है. उसमें प्रेशर ना पड़े मतलब प्रेशर पड़े तो वो उस प्रेशर को सहले इसलिए उसको कार्टिलेज से बनाया गया. मतलब नेचर ने कोई भी चीज़ बनाया आपके बॉडी में आप गौर फिक्र करें आपको नेचर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा वो फालतू. बिल्कुल नहीं. नेचर में अगर आपके आँख का धुआं भी बनाया ना आपको जो आँख का धुआं है उसका भी एक काम होता है. वो भी अगर वो नहीं हो तो वो भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है. दैट मीन्स कि हर एक चीज़ जो नेचर बॉडी में दिया उसका इतना बेहतरीन इतना डेलिकेट चीज़ है जो इंसान के सोच इंसान वो तसव्वुर इंसान वो सोच नहीं सकता है. राइट. तो हम जब भी बायो पढ़ें तो हमारे जहन में ख्याल होना चाहिए कि जो हमारा जो इसको बनाने वाला है उसको कैसे बनाया है क्या मैकेनिज्म है. इंसान जिंदगी भर अपने बॉडी में पढ़ता रहे लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए. उसको हर एक चीज़ नया मिलेगा. राइट. तो ये बॉडी ह्यूमन मशीन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द यूनिक मशीन एवर और इसको मिरेकल से कहा जा सकता है. राइट. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. मतलब देखिए जो भी रोबोटिक में हम लोग काम कर रहे हैं जो भी सब मशीन बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रेरित है. ये कहीं ना कहीं ये इंस्पायर है ह्यूमन बॉडी से. राइट. तो ह्यूमन बॉडी के जैसा बनाना किसी के बस के बात नहीं. राइट. तो यहाँ तक हो गया. अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यही लंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक. विद इन द लंग्स द पैसेज divides into the smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which is called alveoli. ठीक है. Singular alveolus. The alveoli provide a surface area where the action of gases take place. The wall of the alveoli contain extensive network of blood vessels. ठीक. As we have seen in earlier years, when we breathe in, which lift our ribs and flatten the diaphragm, the chest cavity becomes larger as a result. इसको गौर से सुनिए. ये बात आपके लिए बहुत अहम है. हम लोग क्या कर रहे हैं ये लंग्स है. राइट. ये आपका लंग्स है. ये पूरा लंग्स है. ठीक. इस लंग्स में अगर इस लंग्स को हम यहाँ बनाएं
अरे अच्छे से बनो, ये मान लेते हैं, अच्छा तो नहीं है बट मान लीजिए ये लंग्स है, ठीक है। ये है आपका, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका ट्रैक हो गया, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया, ये आपका लंग्स हो गया। अब ये जो है इसको बोलते हैं ब्रोंकी। यहाँ देखिए इस मोटे वालों को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। और ये सब को हम लोग मिलके जो छोटा छोटा इसको ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंक्योल्स। और इसको एल्वुली बोलते हैं, एल्वुलर सैक, मतलब ये बड़े वालों को बोलते हैं ब्रोंकी। और ये जब मिल जाएंगे बहुत सारा तब बोलेंगे ब्रोंक्योल्स। और जब ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एल्वुली, एल्वुली, ठीक है। अब यही एल्वुली यहाँ पर देखिए है ना, एल्वुली, ये ब्रोंकल्स हो गया, ये हो गया एल्वुली। इस एल्वुली का काम क्या है, अब देखिए इस एल्वुली का एक्शन ऑफ गैस करना, एक्शन ऑफ गैस, जैसे स्टोमाटा का काम था कि एक्शन ऑफ गैस करना प्लांट में, ह्यूमन बीइंग में इसका काम है। मतलब ये यहाँ से ब्लड जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम जा रहा है, राइट। यहाँ से जो भी एक्सचेंज ऑफ, यहाँ से O2 गया और यहाँ से CO2 आता है वापस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग सांस लिए, ये लंग्स में गया, लंग्स में गया, यहाँ ये छोटे छोटे जो एल्वुली है, छोटे छोटे एल्वुली वहाँ है, ये एल्वुली यहाँ पर है, राइट। इस एल्वुली में से वो कहाँ चल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में चल गया और ये ब्लड स्ट्रीम से वो चल गया पूरे जो बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेके चल गया। हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीजन ब्लड, हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। हम लोग अभी अलग अलग हार्ट लंग्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग साथ में दोनों एक बार पढ़ लेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है वो इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। यहाँ तक कि किडनी भी, मतलब हर एक चीज जो सिस्टम है बॉडी में वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो CO2 मतलब जब हम सांस लिए, ऑक्सीजन गया एल्वुली में, फिर ऑक्सीजन ये एक्सचेंज हो गया कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड वेसल्स में। फिर ये ब्लड वेसल से सारे टिश्यूज में गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुआ, ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज खाए हम लोग, खाना जो टूट गया है वो जो है उससे हम लोग क्या बनाए, CO2 प्लस हम लोग को एनर्जी यानी ATP मिल गया, ठीक है। अब ये CO2 इसी ब्लड से फिर घूम के वापस यहाँ आएगा और ये CO2 एल्वुली की मदद से वो लंग से बाहर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेम ये लिखा हुआ यहाँ पर। और जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, पता चलिए जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब जो हमारा रिब केज है वो ऊपर हो जाता है, मतलब जो लंग्स कैविटी है वो फूल जाता है, लार्जर हो जाता है, क्योंकि उसमें सांस, उसमें ऑक्सीजन भर गया और डायफ्राम भी फैल जाता है, ठीक है, चेस्ट के साथ साथ। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फील्स द एक्सपेंडेड एल्वुली। क्योंकि एयर जो है वो सक कर लेता है, एयर को हम लोग सक करते हैं लंग्स में और लंग्स में जाकर भर जाता है, मतलब एल्वुली में जाकर भर जाता है। और एल्वुली को जब पूरा प्रेशर मिलता है, जब पूरा जाके भर जाता है, सांस लिए पूरा डायफ्राम, पूरा रिब केज, पूरा जो चेस्ट है वो फूल गया, ठीक। और जहीं हम लोग सांस लिए, बहुत हाई सांस लिया और उसको प्रेशर मिला और वो जाके वो ब्लड स्ट्रीम में मिल गया जाके, ठीक है, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स, अब वही द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी for release into the alveoli, and oxygen in the alveolar air is taken of the blood in the alveolar blood vessels to be transported in the body cells in the body। हम आपको अभी बताया यहाँ पर ऐसे यहाँ बताया आपको कि वही ऑक्सीजन जो हम लोग सक किए ब्लड एल्वुली में, हम लोग उसको दिए, फुल किए पूरा एल्वुली, जैसे चेस्ट अप हो गया, डायफ्राम भी फैल गया, तो अब वही ऑक्सीजन जो है अब वो यूज अप होगा, मतलब उससे जो है ऑक्सीजन, वो सारे ऑक्सीजन सेल्स में जाएंगे और वो सेल्स में ऑक्सीजन यूज अप होगा, उससे रिस्पायरेशन होगा और उससे हम लोग ATP, उससे हम लोग एनर्जी मिलेगा और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ब्लड से मिलकर किस में आएगा, उसी एल्वुली में आएगा और वो फिर बाहर हो जाएगा बॉडी से, यानी नोज से बाहर हो जाएगा, जो हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ NCERT में, मतलब ऐसा आपको वो चीज़ फालतू चीज़ नहीं पढ़ा जा रहा, जो NCERT में है एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं। और आपको सिर्फ NCERT ही पढ़ना है, NCERT ही ध्यान देना है। NCERT पढ़ लिया तो आपको हर जगह आपको मदद मिलेगा। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air, so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and carbon dioxide be released। देखिए, जब भी हम लोग ऑक्सीजन लें, यानी लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर करते हैं, हम लोग कभी भी
लंग्स को पूरा खाली नहीं करते, यानी 500, आई थिंक हम भूल रहे हैं, बट 500 आई थिंक 500 ml हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम, शायद 500 या 500 से 600 ml, शायद हम भूल रहे हैं एग्जैक्ट नंबर। बट अब जब 11th में जाएगा तो आपको RV पढ़ना है, ये सब पढ़ना, मतलब रेसिडुअल वैल्यू कितना होता है और कितना हम लोग जो ऑक्सीजन से कितना हम लोग अपना लंग्स को खाली कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो हमेशा कुछ ना कुछ ml जो है, जो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा लंग्स में रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी जब भी हम लोग सांस लिए, फोर्सफुली सांस को छोड़े, लेकिन जब भी फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं, ये बिल्कुल कतई मतलब ये नहीं है कि हम पूरा लंग्स को खाली कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कम से कम कुछ ना कुछ उसमें रेसिडुअल वैल्यू रहता है, रेसिडुअल ऑक्सीजन बाकी रहता है, जिससे कि लंग्स को जो है सफिशिएंट टाइम ना लगे अपने ब्लड लेने के लिए, ठीक, अपना ऑक्सीजन लेने के लिए, और जो लंग्स है उसको कायम रहने के, मतलब उसमें कुछ खराबी ना आ जाए, है ना, मतलब सूख ना जाए, बहुत उसका बहुत कुछ हो सकता है, अगर एयर ना रहे तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है लंग्स को। when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body. Instead of respiratory pigment take up oxygen from the air to the lungs and carry into the tissue which is deficient in the air before releasing it. In human being, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles and in RBC. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, hence is most transported in the dissolved form in our blood. मतलब देखिए कि डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी नहीं है। हम लोग पहले टॉपिक पढ़े कि डिफ्यूजन जो है बॉडी में काफ़ी नहीं है। पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए पूरे टिश्यू में ईच एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो टिश्यू है, सेल्स है हमारे बॉडी में, उसको जो है डिफ्यूजन वो उसको पहुंचा नहीं सकता उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारे बॉडी में। और रिस्पिरेटरी पिगमेंट कौन वो आरबीसी में रहता है। कौन? हीमोग्लोबिन, HB जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पर रहता है? आरबीसी के अंदर रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि वो एफिनिटी, वो जो है ब्लड में यानी आरबीसी में मिक्स होकर पूरे बॉडी में पूरे टिश्यू में जाकर फैल जाए। और हमें ये बात पता है कि जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जो ब्लड है वो तो बहुत स्पीड पंप होता है, हर एक सेकंड में पंप होता है। इसीलिए जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए वहाँ ब्लड पहुँचना ज़रूरी है। और एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत स्पीड मतलब पंप होता है ब्लड। सो आरबीसी में HB होता है यानी हीमोग्लोबिन, और यही आरबीसी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से सारे बॉडी में लेके जाता है। और जो हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन का, मतलब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, O2 मॉलिक्यूल को अपने अंदर मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, और O2 को वो पूरे बॉडी में लेके ढोता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मोस्ट सॉल्युबल होता है इन वाटर में देन द ऑक्सीजन। मतलब CO2 जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है इन वाटर देन द ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और वाटर में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। इसीलिए CO2 को भी डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक अब ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, आज डेट कितना डेट आई थिंक 22 है। तो आपका ये होमवर्क रहा, आपको ये बनाना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको जो हम होमवर्क देते हैं आपको बहुत अच्छे से, मतलब आपको इसमें चोरी नहीं करना है। देखिए, आप पढ़ाई में चोरी करें तो वो पढ़ाई कभी नहीं होगा। तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है आप सिर्फ उसको बनाइए, और जहाँ तक पढ़ाते हैं हम उसको NCERT को आपको रीड करना है, पहला होमवर्क। दूसरा, जो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर देते हैं वो आपको सॉल्व करना है। बस रीड एंड सॉल्व, बुक रीड करें और सॉल्व करें, क्वेश्चन बुक रीड करें, सॉल्व करें। और सबसे NCERT की खासियत ये है कि आपको वहीं को क्वेश्चन दिया गया जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये बनाना है। कल नेक्स्ट लेक्चर में अगर जो आपसे नहीं बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब कुछ ही अब सिर्फ आई थिंक 2 ही लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब बहुत कम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आसानी है सब। तो आप ये बना के लगेगा, आपको ये होमवर्क रहा।
ठीक है। आप अगर ये नहीं बना तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। हम ये नहीं डील कर रहे हैं, आप बनाइए उसको। आपसे अगर नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन आंसर कमेंट में लिख के बताइए कि सर हमको ये वाला नहीं समझ में, फिर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो फिर अभी के लिए ये इतना ही। बस आप ख्याल रखें अपना, और अगर आपको सही में अगर समझ में आता है तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और आप शेयर करें, और लाइक तो करेंगे, अब शेयर करें उस बच्चे को जो पढ़ने वाला हो। ये नहीं कि किसी और को शेयर करें। जो बच्चा कॉन्शियस है, पढ़े और सही में अपने लाइफ के पढ़ाई के लिए वो अगर सही में बहुत सीरियस है तो उसको शेयर करें। और आपको अगर समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। और आपको अगर समझ में नहीं आता, अगर कोई भी पढ़ाई में कोई भी आपको मिस्टेक या कोई भी दिख रहा है, कोई कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट करें। आई विल आंसर इन द नेक्स्ट।